हेलो एवरीवन। होता है ऐसा, हमारे साथ हो रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं हमारे। टेक्नोलॉजी है, कनेक्टिविटी है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट हम हार नहीं मानते। कल नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा इशू चल रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी का, तो उसे हम मद्देनज़र रखते हुए हम लाइव जाएंगे बेअंत जी के साथ। और बेअंत जी हमारे साथ जुड़ेंगे इस बार। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि उनका वीडियो आ जाए। अगर वीडियो नहीं आता है तो हम विदाउट वीडियो उन्हें अपने साथ लाइव लेकर जाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रही थी अपने व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं कि आज भगत सिंह का, जो युवा पीढ़ी के हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं, प्रेरणा रहे हैं, आज उनका 113वां जन्म दिवस है। आप सभी को पता चल रहा है कि हर तरफ से आपने देखा होगा, अगर आप स्टेटस देख रहे होंगे सबका और डीपी देख रहे होंगे तो सबने फेसबुक पे बोलिए, ट्विटर पे बोलिए, व्हाट्सएप पे बोलिए, सबने अपनी अपनी डीपी लगाई है। तो जो हमारे साथ आज बने हुए हैं, सिर्फ डीपी लगाने से नहीं होता, याद करना चाहिए। लेकिन आज जो हम इवेंट कर रहे हैं वो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, और स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी रहे हैं। 17 से 20 साल उन्होंने भगत सिंह को पढ़ा है। तो वो जितने अच्छे से बोल पाएंगे हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मैंने सुना उनको, अभी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसी ने सवाल किया, अबू ज़र गफ़ारी ने, हाँ बेअंत सिंह जी आ गए हैं, अब हम उन्हें ऐड करेंगे। अगर वीडियो आया तो ठीक, हम बिना वीडियो के साथ उनकी ऑडियो ही काफ़ी होगी, हमें जानी है अपनी, हम बात पहुंच जाए लोगों तक, हमारे लिए वही काफी है। ओके बेअंत, वीडियो इज नॉट विजिबल बट आई थिंक वी शुड गो अहेड, राइट? हाँ, नौशीन, सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि हम वो टेक्निकल कारण की वजह से वक्त पर लाइव हो नहीं पा रहे। और वीडियो है जो वो वीडियो विजिबल नहीं हो रही है। तो आवाज मेरी सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आपकी बहुत बढ़िया आ रही है बेअंत सिंह जी। माफी की कोई ठीक है, जरूरत नहीं है। ठीक है। ये कोई फिजिकल वो नहीं है, ये लाइव है। ये एक टेक्निकल इश्यूज कुछ भी हो सकता है, बट हमने हार नहीं मानना है, हमें हौसला नहीं हारना है। तो मैं छोटा सा आज हम्म। 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं दे ही चुकी हूँ अपने व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये है कि ये पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं। इन्होंने पढ़ा है, पढ़ा तो पढ़ते तो सबको ही है, इन्होंने लगता है मुझे कि जिया है भगत सिंह को। 17 से 20 साल अपनी जिंदगी की उन्होंने दी है भगत सिंह को पढ़ने में। और ये एक्टिविस्ट भी रहे हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी रहे हैं। इन्होंने जगह जगह से आवाजें उठाई हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जमीनी स्तर पे हो, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो टोला हो। तो आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है भगत सिंह के बारे में, तो सवाल करना गुस्ताखी हो जाएगी। तो आज हम सवाल नहीं करेंगे, आज हम बेअंत सिंह जी को सुनेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे व्यूवर से कि आप भी प्लीज इन्हें सुने। यस, ओवर टू यू बेअंत सिंह जी। शुक्रिया नौशीन। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैं जितनी भी बातें करूंगा भगत सिंह के बारे में, अब तक मैंने जितना पढ़ा है, जितना उसको जाना है, तो वो उसके बारे में बोलते हुए, अगर ये जब सेगमेंट खत्म होगा तो लोग उनको, उनकी राइटिंग्स को खुद पढ़ें। अगर उनको लगता है कि मैं भगत सिंह के बारे में जो मैंने बातें की वो ठीक नहीं है या मिसमैच करती हैं, तो वो सभी के घर में कूड़ेदान होंगे, वहां पर फेंक दें। तो क्योंकि भगत सिंह खुद कहता है कि हर बात पर सवाल करो, हर बात को खुद पड़ताल है जो करनी चाहिए। तो पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि भगत सिंह हमारे लिए कोई बीता हुआ कल नहीं है। भगत सिंह हमारे लिए कोई इतिहास के पन्नों का सिर्फ नायक नहीं है। भगत सिंह हमारे लिए वो आदर्श है जो नाइंसाफी के खिलाफ, लूट के खिलाफ और किसी भी प्रकार के धक्काशाही के खिलाफ वो हमें उंगली पकड़कर आगे ले जाने की बात करता है। और जैसे भगत सिंह को प्रोजेक्ट किया जाता है कि भगत सिंह एक उसने, हम तीन चार बातें भगत सिंह के बारे में जानते हैं
कि भगत सिंह एक उसने सैंडर्स को मारा था, उनके साथियों ने। भगत सिंह ने फांसी का रस्सा चूमा था, और भगत सिंह ने जो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था, असेंबली में बम फेंका था। इससे बियॉन्ड, बड़ा भगत सिंह बहुत बड़ा है। भगत सिंह की विचारधारा को हम नहीं जानते हैं, या भगत सिंह की विचारों को लोगों तक उस रूप में जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये भगत पिस्तौल वाला भगत सिंह सबको चाहिए। ये मूछों वाला भगत सिंह या केसरी पगड़ी वाला भगत सिंह, बहुत लोग जैसे आपने मुझे ये टॉपिक भी दिया था कि भगत सिंह होने का अर्थ क्या है, तो पगड़ी बांध लेने से केसरी और टोपी ले लेने से, मूछों को ऊपर कर लेने से कोई भगत सिंह नहीं हो जाता है। आप पगड़ी ले आएंगे, लेकिन उस पगड़ी के नीचे जो भगत सिंह का सर है, वो आपको उस ज्ञान और उन किताबों के जरिए आपको प्राप्त होगा, उस प्रैक्टिस के जरिए प्राप्त होगा, जो भगत सिंह हमको बताते हैं, जो भगत सिंह ने खुद की। और भगत सिंह को मैं मानता हूं कि भगत सिंह वो पहला हिंदुस्तान का 20वीं सदी का इंटेलेक्चुअल, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, जिसने हमें ये रास्ता दिखाया कि हिंदुस्तान के भविष्य की तस्वीर क्या होनी चाहिए। और उन्होंने हर वो सवाल, उनके जीवन में जो भी सवाल खड़ा हुआ और जिस मुद्दा उनके सामने आया, उस मुद्दे की उन्होंने व्याख्या की। चाहे वो त्याग का सवाल हो, चाहे कुर्बानी का हो, बम्ब का हो, हिंसा अहिंसा का हो, जद्दोजहद का हो, जुर्म और गुनाह का हो, सत्ता और राज का हो, साम्राज्यवाद, आतंकवाद, समझौता, कुर्बानी, इन सभी शब्दों की उन्होंने व्याख्या की। तो भगत सिंह का जब जन्म हुआ, तब 1907 में यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा था। आज हम भी देख सकते हैं कि किसान, हम पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर पर पंजाब में खबरें आ रही हैं कि इन 3 ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के मैदान में है। उस वक्त भी हिंदुस्तान के जो किसान थे, वो टैक्स के जरिए कितने लूटे जा चुके थे। उनके चाचा अजीत सिंह पगड़ी संभाल जट्टा लहर की जो अगुवाई कर रहे थे। तो उस वक्त भगत सिंह का जन्म हुआ। और जब भगत सिंह जन्म बड़े हो रहे थे, तो 1913 में यहाँ पर गदर मूवमेंट है, वो भी चल रही थी। तो कई गदरियों का उनके घर में आना जाना था, और करतार सिंह सराभा उनके आदर्श थे। हम देख सकते हैं कि 1921 में, जब 21-22 में जब महात्मा गांधी का आंदोलन, नामिलवर्तन आंदोलन चल रहा था, तो महात्मा गांधी हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर थे। जब 1931 में भगत सिंह को फांसी लगती है, तो वो भगत सिंह महात्मा गांधी के बराबर का एक लीडर एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इन 9 सालों में भगत सिंह ने क्या किया, वो देखने वाली बात है कि मैं कुछ बातें भगत सिंह की जो विचारधारक विकास की हैं, उनको आज के समय में कंटेम्परेरी हालातों में वो कैसे हमको देखनी चाहिए, वो कैसे कोरिलेट करती हैं। क्योंकि भगत सिंह जब 1919 में जलियांवाले बाग का जो एपिसोड हुआ, क्योंकि तब रॉल्ट एक्ट आया था, वहां पर हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर रॉल्ट एक्ट के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे, जब उसका भगत सिंह के जीवन में बड़ा असर हुआ। तो वो एक इनकलाबी जीवन में, उसके बाद जब नामिलवर्तन आंदोलन का ये स्लोगन दिया पूरे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने कि अंग्रेजों का बाइकाट किया जाए, उनके सामान का, उनके स्कूलों का। तो भगत सिंह 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो वो उन्होंने अपना स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी, और वो कपड़ों के बाइकाट में, अंग्रेजों के बहिष्कार के आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन जब चौरा चौरी सवाल पर उस आंदोलन को महात्मा गांधी ने, रेवोल्यूशनरी लोगों के सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि हिंदुस्तान की आजादी की और हिंदुस्तान के भविष्य की तस्वीर है, वो क्या होनी चाहिए। तो भगत सिंह अध्ययन में जुट गए। तो उन्होंने बहुत पढ़ा,
हर सवाल पर अध्ययन किया और उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के अगर लोगों उन्होंने कहा था कि यहाँ हिंदुस्तान में अगर गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले सत्ता में आ जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असली आजादी तब आएगी जब यहाँ पर मजदूर और किसान वो खड़े होकर वो सत्ता को पलट देंगे। तो उन्होंने उनका जो जब 1923-24 में लाहौर में नेशनल कॉलेज खुला, तो वहां पर देशभक्तों के उस कॉलेज में उन्होंने एक स्पेशल टेस्ट देकर एडमिशन ली। तो वहां पर उनका संबंध है जो कुछ रेवोल्यूशनरी के साथ बने। सुखदेव वहां पर मिले, जयचंद विद्यालंकार उनको वहां पर मिले, जिनके जरिए वो कानपुर कलकत्ता के रेवोल्यूशनरी के साथ उनका कनेक्शन हुआ। तो तब उनका कनेक्शन है जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ा। तो उनका जो तब तक वो रोमांटिक रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने जब काकोरी का केस हुआ, काकोरी का जो डाका हुआ, तो जब वो पकड़े गए, हिंदुस्तान के लोगों ने वो काकोरी के लोगों के खिलाफ गवाही दी। तो भगत सिंह के सामने फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन लोग हमारे खिलाफ ही गवाही दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर अध्ययन किया कि हमको लोगों में जाना चाहिए। तो तब उन्होंने पूरी दुनिया का जो आंदोलन चल रहे थे उसका अध्ययन किया। उस अध्ययन से गुजरते हुए उन्होंने ये पाया कि हमको एक समाजवादी सत्ता स्थापित करनी होगी। तभी उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन उसका नाम रखा। तो उन्होंने विद्यार्थियों में काम किया, नौजवान भारत सभा उन्होंने बनाई, किसानों में काम करने के लिए उन्होंने कीर्ति सभा का निर्माण किया और उन्होंने ये सवाल उठाए हर बात पर। जब उसके बाद जब साइमन कमीशन इंडिया में आता है 1928 में, तो उसका जो विरोध करते हैं, तो लाला लाजपत राय की मौत होती है। तो साइमन कमीशन के उस प्रोटेस्ट में उसको जिसमें लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, लोगों पर मौत हुई उनकी, तो हजारों लोग थे। लेकिन जब लाला लाजपत राय की अंतिम यात्रा हुई उसमें कम लोग थे। तो लोग भगत सिंह के सामने फिर ये सवाल आया कि उन लोगों को जिनको डरा दिया गया है उनको वापस कैसे लाया जाए। तो उन्होंने सैंडर्स को मारने का फैसला तब उन्होंने किया, ताजो जो घरों में डरकर बैठ गए हैं लोग, उनको वापस है जो सड़कों पर और इनकलाब की लड़ाई में वापस लेकर आना चाहिए। और उन्होंने जब उसके सामने हिंदुस्तान के हर सवाल को लेकर, चाहे वो धार्मिक फिरकू फसाद का सवाल हो कि धर्म के नाम पर दंगे क्यों होते हैं, तो उन्होंने इस पर लिखा है। मैं उसमें से कुछ कोट करना चाहूंगा कि इस वक्त बड़े योग हालात हैं। अगर आप एक धर्म के हैं तो इसका मतलब आप दूसरे धर्म के कट्टर दुश्मन हैं। और आज हिंदुस्तान में वही पेश किया जा रहा है। हम देखते हैं कि पिछले समय में कोई भी घटना होती है, कहीं भी बम चल जाए, जाता है कि इसके पीछे वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का वो मीडिया ट्रायल होता है, उसको उस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होगा। तो एक उनको प्रोजेक्ट इस ऐसे किया जा रहा है। तो आगे वो कहते हैं इस अभी पता नहीं ये धार्मिक फसाद भारत का साथ कब छोड़ेंगे। जहां तक देखा गया है इन फिरकू फसादों के पीछे लीडर्स और अखबारों का हाथ है। ये भगत सिंह तब लिख रहे हैं। अब जब हम मीडिया को देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो ये मीडिया हमें मालूम है कि फरवरी में जब दिल्ली में फसाद हुए उनमें मीडिया का क्या रोल है और अब क्या रोल चल रहा है। जब गुजरात में दंगे हुए उसमें उनका क्या रोल था, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उसमें लीडर्स और मीडिया का क्या रोल था। और भगत सिंह इसके बारे में 1926-27 में लिख रहे हैं। और भगत सिंह ने साफ कहा था कि अपनी किर्त का पूरा मूल्य लेने के लिए मजदूरों और किसानों को लगातार संघर्ष से गुजरना पड़ता है। संघर्ष की बुनियाद
स्रोतों पर काबिज लोगों से अपनी किर्त का पूरा हिस्सा लेने से जुड़ी है। जब तक समाज में ये बंटवारा रहेगा, उस समय तक समाज में ये संघर्ष रहेगा। और भगत सिंह ने कहा था कि जंग जारी है और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब एक मनुष्य के हाथों दूसरे मनुष्य की और एक कौम के हाथों दूसरी कौम की लड़ाई, ये लूट बंद नहीं हो जाती। और जो बात उन्होंने कही थी कि यहाँ पर गोरे हाकम चले जाएंगे और काले या भूरे हाकम सत्ता में आ जाएंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हिंदुस्तान की 76 साल की आजादी के बाद तक हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भगत सिंह ने कहा था वो बातें सच हो रही हैं। यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह ने ये कन्फेस किया था पार्लियामेंट में कि हिंदुस्तान की 76% आबादी, 131-32 करोड़ का हम अगर निकालें तो लगभग 84-85 करोड़ आबादी है जो वो 20 रुपए से कम पर गुजारा कर रही है। और अब हम लॉकडाउन में हमने देखा है कि करोड़ों मजदूर हैं वो सड़कों पर जा रहे हैं और उनको उनको संभालने के लिए, उनको देखने के लिए सरकारें नहीं हैं। और भगत सिंह ने हिंदुस्तान की सियासत में इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उसने इसको ये बताया कि हम इनकलाब जिंदाबाद का मतलब इससे क्या लेते हैं। वो इसके बारे में लिखते हैं कि हम देश में बेहतर तब्दीली की स्पिरिट और उन्नति की ख्वाहिश के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। और जब गतिरोध की स्थिति लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है और वो किसी भी किस्म की तब्दीली से हिचकिचाते हैं, तब इस खड़ोत और बेहरकती को तोड़ने के लिए इनकलाबी स्पिरिट पैदा करने की जरूरत महसूस होती है। और उन्होंने कहा कि ये इनकलाबी स्पिरिट नौजवानों को पैदा करनी होगी। और उन्होंने नौजवानों के नाम संदेश में ये बात कही कि हम नौजवानों को बम और पिस्तौल उठाने का मशवरा नहीं दे सकते। विद्यार्थियों के करने के लिए इससे बड़े काम हैं। फैक्ट्रियों में काम करते लाखों मजदूरों के पास, झुग्गियों और झोपड़ियों में रहते लोगों के पास, गांव के खेत में काम करते किसान के पास इन नौजवानों को इनकलाब का संदेश लेकर जाना होगा। वो इनकलाब का संदेश जिसमें आदमी के हाथों आदमी की लूट असंभव हो जाएगी। और आज हम देखते हैं कि जब हिंदुस्तान में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और हिंदुस्तान में किसानों को उनकी जमीन हथियाने की बात की जा रही है। और जब भगत सिंह तो उन्होंने उस वक्त नौजवानों को करने के लिए ये काम दिया था। और जब अब हम आजादी के इतने सालों बाद देखते हैं कि अब भी मजदूर और किसान की स्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, अब भी वो गुर्बत में जीते हैं। जो मजदूर हमारे लिए स्कूल बनाता है उसके अपने बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। जो मजदूर हमारे लिए कपड़ा बना रहा है उसके अपने बच्चों के तन पर पूरे कपड़े नहीं हैं। और आजादी के इतने, तो ये वो आजादी नहीं है जो भगत सिंह के सपनों की आजादी थी। ये वो देश नहीं है जो भगत सिंह के सपनों का देश है। तो इसीलिए भगत सिंह नौजवानों को ये कहता है कि इसका कारण जो ब्रिटिश साम्राज्य है, तब एक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई, उसने हमको 300 साल गुलाम बनाकर रखा। और आज हिंदुस्तान में 1990 के बाद हम देखते हैं जब यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात हुई, तो यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई। उसके बाद बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां और बहुत सारे कारपोरेट अदारे, देशी विदेशी कंपनियां वो हिंदुस्तान को लूट रही हैं। अगर एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए, उसकी लूट को खत्म करने के लिए भगत सिंह को इतनी कुर्बानी देनी पड़ी, उनके साथियों को इतनी कुर्बानी देनी पड़ी, और आज जब हिंदुस्तान के लोगों की इतने बड़े स्तर पर लूट हो रही है, उसको खत्म करने के लिए लोगों को इससे भी बड़ी कुर्बानियां देनी होगी। और दूसरी बात ये कि भगत सिंह बार बार ये बात करते हैं, मैं कोरिलेट करना चाहता हूं एक बात को, कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, तो वो जब बम फेंकते हैं तो उसके साथ वो एक पर्चा भी फेंकते हैं। वो बम वहां फेंकते हैं जहां पर खाली जगह थी।
वहां पर उन्होंने बम के साथ जो पर्चा फेंका उसमें था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी होता है। तो ये स्लोगन इटली के रेवोल्यूशनरी के एक लेख के हैं। तो हमें देखना चाहिए भगत सिंह तब कितना पढ़ रहे थे, वो आयरिश क्रांति के बारे में, इटली क्रांतिकारियों के बारे में भी पढ़ रहे थे। और 1929 में पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदवाड़ा आया हुआ था, दुनिया का साम्राज्य एक संकट में फंसा हुआ था। और उसके रिफ्लेक्शन में भारत में किसानों और मजदूरों के बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे। उन आंदोलनों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, हड़तालों को खत्म करने के लिए वो दो कानून लेकर आए। वो कानून असल में लोगों के आंदोलन को, रेवोल्यूशनरीज को दबाने के लिए ये लाए गए थे। और आज हम देखते हैं जो 3 ऑर्डिनेंसेस आए हैं और मजदूर लेबर अमेंडमेंट बिल आया है, वो किसानों को उजाड़ने के लिए आया है। हम यूएपीए जैसे काले कानून देखते हैं जिसमें सीए, एनआरसी के जब लोग जो आंदोलन था, जो उनका हक का आंदोलन था, जिसके अगेंस्ट वो लड़े, पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स लड़े, उनको यूएपीए जैसे काले कानूनों में झूठे फंसाया जा रहा है। हम कफील खान को देख सकते हैं, वरवरा राव को देख सकते हैं, गौतम नौलखा को देख सकते हैं, सरजील इमाम को देख सकते हैं, सफूरा जरगर को देख सकते हैं। उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। तो ये हम हालात कुछ बदले, हम ये कहेंगे कि जैसे हालात पहले थे वैसे ही हालात अब भी हिंदुस्तान में बने हुए हैं। जैसे काले कानून पहले आ रहे थे वैसे ही कानून अब भी आ रहे हैं। और उन्होंने इन काले कानूनों को के साथ लड़ने के लिए, लोगों में जाने के लिए, उन्होंने कहा था कि हमें लोगों में इनकलाब जिंदाबाद का नारा है जो लेकर जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नौजवानों को, जैसे मैं पहले बात की, वो काम है जो उन्होंने दिया था। और दूसरी बात ये है कि हम भगत सिंह को बड़ा समझते हैं कि वो शायद वो बम फेंकने वाला या फिर फांसी के रस्से पर चढ़ जाने वाला कोई जुझारू था। वो भगत सिंह को हमने कोई गुरु या फकीर नहीं बनाना है, भगत सिंह को हमने अपना साथी बनाना है। भगत सिंह हर वो नाइंसाफी की लड़ाई में हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारी उंगली पकड़कर हमारी अगुवाई करता है। वो कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट में भी है, वो शाहीन बाग में भी था, वो किसानों के आंदोलन में भी है, वो विद्यार्थियों के साथ भी है, वो मजदूरों के साथ भी है। तो उन्होंने जो मैं बात कर रहा था कि वो ऐसा समझते हैं, लेकिन वो भगत सिंह एक नौजवान, जो सभी करते हैं, वो हंसी मजाक भी करते थे एक दूसरे को। जैसे कि वो भैंस को अपनी मौसी कहकर बुलाता था कि मैंने बचपन में अपनी माँ का दूध पिया है और अब मैं ये भैंस का दूध पीता हूं, तो रिश्ते में ये मेरी मौसी हुई। और दूसरी बात ये है कि वो भगत सिंह फिल्में देखने का शौकीन था, तो वो लाहौर में फिल्म देखने जाता है। अपने उनके जो साथी हैं शिव वर्मा, वो अपनी राइटिंग्स में ये लिखते हैं कि भगत सिंह को फिल्में देखने का शौक था। और क्योंकि कलकत्ता के रेवोल्यूशनरियों के साथ भी उसका आना जाना था, तो शायद इसमें, शायद मुझे लगता है कि यहाँ के क्रांतिकारियों का भी रोल होगा कि वो कानपुर, लाहौर और कलकत्ता के कनेक्ट में थे, तो उनको रसगुल्ले खाने बहुत पसंद थे। तो शायद हो सकता है कि ये कलकत्ता के क्रांतिकारी होंगे जो उनको रसगुल्ले खिलाते होंगे। तो वो एक आम जो यूथ करता है, नौजवान करता है, वो भी हमारे जैसा नौजवान था। तो एक और बात, जैसे नौजवानों में होता है कि जो सबसे मेन इशू होता है, कभी वो कभी ना कभी उनको प्यार होता है। तो वो प्यार के मामले में भी जब सुखदेव को उन्होंने आखिरी खत लिखा, उसमें प्यार के बारे में भी उन्होंने लिखा कि प्यार है जो ये अपने आप में कुछ नहीं, ये एक आवेग है और ये पशुवृत्ति नहीं है, और ये मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाता है। तो प्यार के बारे में भी उन्होंने विचार दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं, भगत सिंह एक वो बुद्धिजीवी और वो इंटेलेक्चुअल था जो हिंदुस्तान के भविष्य की तस्वीर का नक्शा खींचता है। और दूसरी बात ये है
कि जो उन्होंने अंतिम दौर में रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम का ड्राफ्ट लिखा, इनकलाबी प्रोग्राम का खरड़ा। और मैं चाहूंगा कि भगत सिंह की राइटिंग्स को पूरे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के नौजवानों को पढ़नी चाहिए। वैसे बंगाली पढ़ने लिखने में बहुत आगे हैं, उनके पास बंगाली भाषा में और इंग्लिश में भी ये अवेलेबल होंगी, कि उन्होंने ये कहा कि हम ये ऐलान करते हैं कि एक युद्ध चल रहा है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कुछ ताकतवर लोग भारत की मेहनतकश जनता की आमदनी के वसीले को लूटते रहेंगे। वो लुटेरे चाहे सिर्फ अंग्रेज सरमाएदार हों, भारतीय सरमाएदार हों, या दोनों एक साथ जनता का खून चूस रहे हैं। तो भगत सिंह ने ये स्पष्ट किया कि जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ के यहाँ पर मजदूरों, किसानों का और नौजवान मिलकर अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर लेते, तब तक उनके जीवन में बंद खलासी और मुक्ति नहीं हो पाएगी। और बड़ी कमाल की चीज ये है कि भगत सिंह शायरी भी करते थे, और शायरी भी वो क्रांतिकारी करते थे। इसलिए उन्होंने नौजवानों के लिए शायद ये लिखा है कि कमाल बुजदिली है अपनी ही नजरों में पस्त होना, घर जरा सी जुर्रत तो क्या कुछ हो नहीं सकता, उभरने ही नहीं देती हमें ये दिल की बेईमानियां, वरना कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। तो ये हाँ भगत सिंह ने तब लिखा था। तो मैं यहाँ पर ये बात समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि आपने शायद जितना मुझे टाइम दिया था मैंने वो टाइम ले लिया है। भगत सिंह ने जब इसमें उसने लिखा था कि हवा में रहेंगी मेरे ख्याल की बिजलियां, ये मुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे। और आज हिंदुस्तान के लोगों को ये देखना चाहिए कि ये जो यहाँ के हिंदुस्तान के हुक्मरान हैं वो किन के हैं। वो यहाँ पर दंगा करा रहे हैं, वो यहाँ के मेहनतकश लोगों को लूटने के लिए तरह तरह के कानून बना रहे हैं। यहाँ पर जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसको आतंकवादी बोलकर उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो भगत सिंह हमें ये सिखाता है, और इतिहास भी हमें ये सिखाता है, कि अंग्रेज जिनके, ये कहा जाता है कि जिनके राज में सूरज नहीं छिपता था, वो उनका राज भी समाप्त हो गया। हिंदुस्तान में बहुत सारे लुटेरे आए, उनका राज भी समाप्त हो गया। और ये लड़ाई भगत सिंह ने कहा था कि हम अपनी जिंदगी के हिस्से का एक सुई मात्र, वो देखिए वो ये कह रहे हैं कि एक सुई मात्र ही कर पाए हैं, बाकी का काम हम आने वाली पीढ़ियों के ऊपर छोड़कर जा रहे हैं। और वो मार्क्स को पढ़ रहे थे, लेनिन को पढ़ रहे थे, और अंतिम समय में वो स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो किताब है लेनिन की, उसको पढ़ रहे थे। तो हमारे पंजाबी के रेवोल्यूशनरी पोइट हैं अवतार पाश, उन्होंने कहा था कि जो पन्ना भगत सिंह ने उस किताब का मोड़ा था, हमारी पीढ़ी को उस पन्ने को आगे पलटने का वक्त अब आ गया है। तो मैं ये कुछ बातें इतने समय में यही कहना चाहता हूं। तो मैं अपनी तरफ से तो कोई संदेश नहीं दूंगा। भगत सिंह का ही जो संदेश है कि उन्होंने जो नौजवान भारत सभा का मैनिफेस्टो लिखा था कि हम इनकलाब का क्या मतलब समझते हैं, जनता का इनकलाब और जनता के लिए इनकलाब। नौजवानों को आजाद तौर पर और संजीदगी और आराम से सोचना चाहिए। वो वक्त, वो वतन की बंद खलासी और मुक्ति को जीवन का एकमात्र निशाना बना। तो शुक्रिया नौशीन, मेरे ख्याल से आपने मुझे जितना वक्त दिया था मैंने वो वक्त ले लिया है। अगर ज्यादा ले लिया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो और सुनना था आपको, और मैं श्योर हूँ कि जो हमें सुन रहे थे हमारे साथ जो बने हुए हैं उनको भी सुनना था। अच्छा ये होता कि हम आपको देख भी पाते बेन जी, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आप हमारे इस जो आई रेजिस्ट फ्रॉम होम का कैंपेन है इस पे आप दोबारा जरूर आएंगे, और कुछ एक
अलग सा जरूर। एक अलग सा एस्पेक्ट लेकर आएंगे भगत सिंह जी का। बहुत सारी बातें आपने जरूर। ऐसी बताई जो बिल्कुल भी मैं बिल्कुल नावाकिफ थी उससे, लेकिन आपके हम्म। इन बातों से मैं दो कंक्लूजन पे आना चाहूंगी कि ये जो आप मुझे बता रहे हैं, जो भी आपने बोला 15 मिनट में, जो भी आपने बोला, बहुत बहुत बड़ी चीज बहुत कम समय में आपने बता दी हमें। तो आप हमें होप जरूर दे रहे हैं भगत सिंह के माध्यम से। आप जो बोल रहे हैं तो हमारे अंदर एक उम्मीद जरूर जाग रही है। और आज से तकरीबन 90 साल पहले अगर हम जाते हैं, 80 साल पहले अगर हम जाते हैं, और जो जो छोड़ कर गए हमें भगत सिंह जी, आपने जो बोला कि सिर्फ मूछों को ताव देना जरूरी नहीं है, सिर्फ उनकी जैसी टोपी पहनने से भगत सिंह नहीं हो जाता कोई, सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने से भगत सिंह नहीं हो जाता कोई। भगत सिंह को जीना पड़ता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि भगत सिंह भी पढ़ते थे। ठीक है। और हम सब भी अपने कलम की ताकत से। नौशीन, नौशीन, जी। आप जी। सुन रहे हैं? हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि भगत सिंह की अगर जेल डायरी आप पढ़ें तो वहां ओके। पर आपको जो जेल डायरी में उन्होंने फुट नोट लिए हैं, वो 118 थिंकरों को दुनिया के पढ़ रहे थे। भगत सिंह की जेल डायरी अवेलेबल है, शायद ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी। तो ओके। दुनिया के 118 थिंकर, तब कोई गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, वो जेल में थे। और एक उनके पास जो कोट था, उनके कोट में दोनों जेबों में किताबें हैं जो रहती थी। और जो नाउमीदी की आप बात कर रही हैं, तो भगत सिंह कभी भी नाउमीद नहीं थे, और मैं भी नाउमीद नहीं हूं। चाहे ये लड़ाई लंबी है, तो वो फैज का शेर है ना कि ना दिल दिल नाउमीद नाउमीद तो नहीं, नहीं, नाकाम ही तो नाकाम है, लंबी है शाम गम ही की तो है, शाम मगर लंबी शाम ही ही तो है है। गम की शाम, लग शाम ही तो ये शाम ढलेगी। तो हम इस पर नौजवानों पर हमें उम्मीद है, आने वाली पीढ़ियों पर उम्मीद है, इस पीढ़ी पर उम्मीद है, वो लड़ रही है। हमें शाहीन बाग बिल्कुल। का जो आंदोलन था, उसने सिखाया कि औरतें कैसे लड़ सकती हैं, और खास तौर पर उसने ये स्थापित किया कि मुस्लिम औरतों को घर से निकलने के लिए कितना वक्त लगना था। लेकिन इस सरकार ने उन औरतों को उस आंदोलन में शामिल कर करके ये बता दिया कि ये लड़ाई जेंडर की लड़ाई से भी आगे की लड़ाई है। अब जब वो किसान बिल्कुल। ऑर्डिनेंस का बिल लेकर आए हैं, तो जब किसान, मजदूर, व्यापारी सब सड़कों पर हैं, तो उम्मीद बनती है इन आंदोलनों से कि ये शाम ढलती नजर आती है। तो इस बिल्कुल। आंदोलन से ही कुछ ना कुछ निकलेगा। क्योंकि अगर आप योग वशिष्ठ पढ़ें वाल्मीकि का, और अगर मौजे तुमको पढ़ें, तो वो बोलते हैं, बताते हैं कि लोगों को सिखाने का सबसे उत्तम जरिया आंदोलन है। लोग आंदोलनों से सीखते हैं, और नौजवानों को पढ़ना चाहिए। और हम्म। देखिए, आज भगत सिंह के जन्मदिन को सभी मनाते हैं, रूलिंग पार्टियां भी मनाती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। अपने एस्पेक्ट से मनाती हैं। वो हम्म। सिर्फ भगत सिंह को ये बताती हैं कि उसने आजाद करवा दिया। वो आजादी के लिए, इस आजादी के लिए नहीं लड़ा था। भगत सिंह हमारा नायक है, जो वो ऐसी आजादी के लिए लड़ा था जिसमें सभी को बराबर के हक मिले, जहां मनुष्य के हाथों मनुष्य की लूट खत्म हो जाए। उसने कहा था कि अगर लॉर्ड इरविन और लॉर्ड रीडिंग की जगह पर यहाँ पर तेज बहादुर सप्रू और सर परसोत्तम दास आ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसने तभी जो जो दूसरी धारा थी, कांग्रेस की धारा चल रही थी लड़ाई की, उस लड़ाई की धारा को समझ लिया था कि हिंदुस्तान के लोगों के पास दो रास्ते हैं, या तो वो समझौता कर लें। और 1947 में समझौता हुआ, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट पास हुआ, वो पावर ट्रांसफर हुई थी, पावर हिंदुस्तान के पूंजीपतियों को चली गई। और वो भगत सिंह के सपनों का, अगर ये भगत सिंह के सपनों का देश होता, तो 4 लाख बच्चे डायरिया के साथ 1 साल में ना मरते। अगर ये भगत सिंह के सपनों का देश होता, तो यहाँ पर कोनान पोस्टपुरा में आर्मी है जो वो पूरे गांव का औरतों का रेप है जो कश्मीर में ना करती। अगर ये भगत सिंह के सपनों का देश होता, तो हमारे हिंदुस्तान के जो 17 करोड़ आदिवासी हैं, जो जिनके तन को ढकने के लिए पूरा कपड़ा भी नहीं है, वो जल जंगल जमीन उनसे छीना जा रहा है, वो लड़ाई ना लड़ रहे होते, उनको मारा ना जा रहा होता। अगर ये भगत सिंह के सपनों का देश होता, तो सरजिल इमाम जैसे इतने पढ़े, जिसने बीटेक, एमटेक, मॉडर्न हिस्ट्री में एमफिल और
ही इज परस्यूइंग पीएचडी व्हेन ही वाज अरेस्टेड। तो वो पीएचडी कर रहा था, तो वो जेल में ना होता अगर ये भगत सिंह के सपनों का देश होता। तो हमारे नायक भगत सिंह हैं, हमारे नायक वो गदराइट हैं, हमारे नायक वो क्रांतिकारी हैं। ये कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन या रणबीर कपूर हमारे नायक नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिल्मों में लड़ाई भी नकली लड़ते हैं और वो प्यार भी नकली करते हैं। भगत सिंह जिसने पूरी पूरी लोकाई के लिए, लोगों के लिए लड़ाई भी सच्ची लड़ी और जिन्होंने प्यार भी सच्चा किया। उन्होंने प्यार की परिभाषा ही चेंज कर दी कि प्यार संसार व्यापी होना चाहिए, पूरे दुनिया के लोगों से आपको प्यार करना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे असली नायक हैं जी। बहुत 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 बढ़िया बेअंत जी। और वाकई में जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। आई होप कि हम दोबारा भगत सिंह को, मतलब भगत सिंह मेरे मुंह से निकल रहा है, जी जी। क्योंकि आपने मुझे इतना अंदर तक डाल दिया कि सीरियसली कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने कुछ जाना ही नहीं। तो डेफिनेटली आपने जो बोला अभी, आपने सिर्फ एक दो लाइन जो बोला कि उनकी जेल डायरी में वो 118 थिंकर्स को पढ़ रहे थे। हम पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स होकर भी पता नहीं शायद उतना नहीं पढ़ पाए हैं। तो जरूर हम ऐसे भगत सिंह को जानना चाहेंगे जो किताबों से और प्रैक्टिकली इंटेलेक्चुअल जो थे, मतलब विचारधारा, जो उनकी विचारधारा थी, हम उन पर चलना चाहेंगे। हाँ, आपने एक बात और कही कि जो भी हैं, हर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल कलर दे हैव, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं भगत सिंह को। लेकिन अगर वाकई में भगत सिंह को सेलिब्रेट करना है तो उनका जो एसेंस है उनको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच जी बेअंत। हम फिर थैंक यू। ज्वाइन करेंगे आपको दोबारा दूसरे बिल्कुल एस्पेक्ट के साथ, बिल्कुल। जैसे मैंने बोला। तो एक बार इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद।